नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। शिक्षा का अधिकार नियम 2011, जिसे हम सब आरटी 2011 के नाम से जानते हैं। इस कहानी के साथ राजस्थान आरटी 2011 के नियमों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये नियम कागज से निकलकर क्लासरूम तक का सफर कैसे तय करते हैं। चलिए। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 से। 2011। ये साल सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों के जहन में तो एक ही चीज आती है, धोनी का वो वर्ल्ड कप वाला छक्का। हाँ बिल्कुल, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। तो हमारे सोर्स में इसी ऐतिहासिक जीत को नियमों की बुनियाद से जोड़ा गया है। अच्छा, ये तो बड़ा मजेदार है। हाँ, ट्रिक ये है कि जीत के बाद खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को दोनों कंधों पर उठाया था, हाँ। और पूरे मैदान में मार्च किया। और बस यहीं से हमारी तारीखें निकलती हैं। अच्छा, तो दोनों और 9 से 29। हाँ यानी इस नियमावली में कुल 29 नियम है और मार्च से महीना। बिल्कुल। तो राजस्थान आरटीई नियम 2011 की अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी हुई। एकदम सही। और जैसे मैच जीतने के अगले दिन अखबार में खबर छपती है, वैसे ही 30 मार्च 2011 को इसका राजपत्र में प्रकाशन हो गया। और लागू कब हुआ? सोर्स कहता है कि हमें लगा मैच एक पल में जीत गए, तो एक पल से बना 1 अप्रैल 2011। वाह, मतलब तारीखें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये नियम राजस्थान के लिए विशेष क्यों है। दरअसल जो राष्ट्रीय आरटीई अधिनियम 2009 है, उसकी धारा 38 राज्यों को ये अधिकार देती है कि वो अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नियम बना सकें। और इसी के तहत राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बना, जिसमें 10 भाग और यही 29 नियम शामिल हैं। जी। चलिए अब सीधे नियमों के सफर पर चलते हैं। जैसा कि हर कहानी की शुरुआत होती है, नियम 1 सबसे पहले आता है। हाँ, जिसमें उसका नाम और विस्तार बताया गया है। और कहानी का अंत होता है नियम 29 पर, जहां सभी शंकाओं का निराकरण होता है। ये तो एक तार्किक संरचना है जो हर कानून में देखने को मिलती है। नियम 1 परिचय देता है और अंतिम नियम सब कुछ समेटता है। हाँ, अब आते हैं नियम 2 पर। तो सोर्स की ट्रिक है परिभाषाएं 2। परिभाषाएं 2 आसान है। तो नियम 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। जी। आगे बढ़ते हैं नियम 3 पर। इसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी का जिक्र है। और ट्रिक ये है कि एसएमसी के एम को अगर आप थोड़ा घुमाकर देखें तो वो 3 जैसा लगता है। अच्छा, हाँ लगता है। तो नियम 3 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना के बारे में है। जी। और एसएमसी सिर्फ एक कमेटी नहीं है, ये शिक्षा में समुदाय की भागीदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। मतलब इसमें अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय प्रतिनिधि सब शामिल होते हैं, ताकि स्कूल के फैसले सामूहिक रूप से लिए जा सकें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। सोर्स कहता है कि मान लीजिए एसएमसी की कार्यकारिणी के सदस्य कामचोर हैं। कामचोर? हाँ, तो चोर से बनता है 4। नियम 4 इसी कार्यकारिणी समिति के कार्यों से जुड़ा है। ये ट्रिक तो अच्छी है। और नियम 5 के लिए ट्रिक है पंचवर्षीय योजना। 5 से 5। हाँ, यानी विद्यालय विकास की योजना बनाना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 5 के तहत हर स्कूल को एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना अनिवार्य है। ये कोई हवाई योजना नहीं होती। ये स्कूल की जरूरतों, लक्ष्यों और उन्हें पूरा करने के लिए बजट का एक ठोस दस्तावेज होता है। अच्छा, अब वापस क्रिकेट पर आते हैं। वर्ल्ड कप जिताने वाला छक्का मारने के लिए क्या चाहिए? विशेष प्रशिक्षण। बिल्कुल। तो नियम 6 उन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण से संबंधित हैं जो स्कूल से बाहर रहे हैं या उम्र के हिसाब से अपनी कक्षा में नहीं हैं। और इस नियम का उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये पक्का करता है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। सही बात है। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देकर उनकी क्लास के लेवल पर लाया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और स्कूलों के नेटवर्क पर आती है। नियम 7 कहता है कि स्कूल पास होने चाहिए ताकि बच्चे साथ-साथ स्कूल जा सकें। 7 से नियम 7। और नियम 8 में राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के उत्तरदायित्वों का जिक्र है। और सोर्स की ट्रिक है कि उनके तो ठाठ हैं, ठाठ से 8। हाँ, लेकिन इन ठाठ के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जैसे हर बच्चे के लिए आस पड़ोस में स्कूल उपलब्ध कराना, शिक्षकों की भर्ती और ट्रेनिंग सुनिश्चित करना, और ये देखना कि अधिनियम के प्रावधान जमीन पर लागू हो भी रहे हैं या नहीं। ये पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। और ये अधिकारी करते क्या हैं? वो बच्चों के रिकॉर्ड्स को अच्छी से नोट करते हैं। नोट से नियम 9। हाँ, जिसमें हर बच्चे का रिकॉर्ड रखने की बात है। अब कहानी में एक
एक गरीब बच्ची की एंट्री होती है। अच्छा। जिसके पास मतलब 10 रुपए के कुरकुरे खरीदने के पैसे भी नहीं है। 10 रुपए से नियम 10। जो अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के 25% सीटों पर प्रवेश के बारे में है। ये आरटीई का दिल है एक तरह से। ये नियम पक्का करता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा का मौका मिले। कहानी में आगे टीचर उस बच्चे को स्कूल बुलाने के लिए 11 रुपए देते हैं। 11 रुपए? तो नियम 11 में राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति मतलब रिएम्बर्समेंट का प्रावधान है। जी। बच्चा कुछ दिन नहीं आता और बताता है कि वो अपनी दादी का 12वां करके आया है। टीचर उससे आयु प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो 12वां से नियम 12 आयु के सबूत के लिए दस्तावेजों से जुड़ा है। हाँ। और ये नियम बहुत लचीला है। ये कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी किसी बच्चे को एडमिशन से मना नहीं कर सकते। अच्छा। तो फिर आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड या माता पिता का एक स्व घोषणा पत्र भी काफी माना जाएगा। मकसद बस प्रक्रिया को आसान बनाना है। बच्चे को डर लगता है कि अब तो एडमिशन की तारीख निकल गई, पर टीचर कहते हैं चिंता मत कर, तेरा एडमिशन हो जाएगा। 13 से नियम 13। हाँ, जो कहता है कि एडमिशन पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे नियम 10 से 13 एक बच्चे के एडमिशन की हर बाधा को दूर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पैसे की हो, दस्तावेज की हो या समय सीमा की। बिल्कुल। अब कहानी टीचर पर आती है। बच्चे का एडमिशन तो हो गया, लेकिन स्कूल को मान्यता चाहिए। अधिकारी कहते हैं कि एक सौदा करना पड़ेगा। सौदा से 14। तो नियम 14 विद्यालय की मान्यता से संबंधित है। हाँ, ये सौदा वाली ट्रिक तो सिर्फ याद करने के लिए है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है। कोई भी स्कूल बिना मान्यता के नहीं चल सकता। और अधिकारी चेतावनी भी देते हैं कि अगर मानक पूरे नहीं हुए तो अगले ही कदम पर मान्यता वापस ले लेंगे। अगले कदम यानी नियम 15 मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया। हाँ, अब सौदे की शर्तें शुरू होती हैं। पहली शर्त, टीचर की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। सोर्स मैट्रिक के लिए 16 साल की उम्र का जिक्र है, तो नियम 16। शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताओं के निर्धारण से जुड़ा है, और यहाँ न्यूनतम योग्यता का मतलब सिर्फ उम्र नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है सरकार द्वारा तय शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं, जैसे बीएड या डीईएल एड डिग्री, और साथ ही टेट पास करना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी, ये नियम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर ये सुनकर घबरा जाता है, उसे खतरा महसूस होता है। खतरा 17। हाँ, नियम 17। लेकिन अधिकारी कहते हैं कि कोई खतरा नहीं, जरूरत पड़ी तो योग्यताओं में कुछ छूट मतलब शिथिलीकरण दिया जा सकता है। अगली शर्त, स्कूल में कम से कम 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के टीचर होने चाहिए और उन्हें न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, तो नियम 18। इन योग्यताओं को हासिल करने के बारे में है। हाँ, फिर उन सभी टीचरों को समय पर वेतन देना होगा। उन्हें से 19, नियम 19। हाँ, शिक्षकों के वेतन भत्तों और सेवा की शर्तों से जुड़ा है। अब टीचर सभी स्टाफ को बुलाकर 20-20 बिस्किट खिलाते हुए उनके कर्तव्य बताते हैं। तो नियम 20 अध्यापकों के कर्तव्यों के बारे में। हाँ। और इन कर्तव्यों में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं आता। और क्या क्या आता? नियमित रूप से स्कूल आना, समय पर सिलेबस पूरा करना, हर बच्चे का आकलन करना और पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स करना भी शामिल है। और पहला कर्तव्य क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन करना, जो सुनने में 2:1 जैसा लगता है। 2:1 से 21, नियम 21, छात्र शिक्षक अनुपात। बिल्कुल। कहानी के अगले हिस्से में अब निगरानी और शिकायतों का दौर शुरू होता है। अच्छा। स्कूल में जांच के लिए 2 अधिकारी आते हैं। 2 से 22? हाँ, नियम 22 जो शैक्षणिक प्राधिकारी के कार्यों से जुड़ा है। और राजस्थान के संदर्भ में ये शैक्षणिक प्राधिकारी हैं RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जी, इनका काम है पाठ्यक्रम तैयार करना, मूल्यांकन प्रक्रिया बनाना और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग आयोजित करना। अगर अधिकारियों को काम अच्छा लगता है तो वे 2-3 सर्टिफिकेट देकर जाते हैं। 2-3 से 23? हाँ, नियम 23 जो पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाण पत्र देने के बारे में है। अब बात शिकायतों की। अध्यापकों की शिकायतों का निवारण 24 घंटे में होना चाहिए। तो नियम 24 अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की बात करता है। लेकिन तभी एक बच्चे के पिता 25 शिकायतें लेकर आ जाते हैं। प से पिता? प से 25। तो नियम 25 बालकों और माता पिता की शिकायतों के लिए है। हाँ। ये बहुत दिलचस्प है।
कि कैसे सिस्टम में टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए शिकायतों के समाधान की एक प्रक्रिया बनाई गई है। हाँ, ये पारदर्शिता के लिए अच्छा है। जी, और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। अब कहानी में टीचर की छवि खराब हो रही है। छवि। हाँ। 26 से 26, नियम 26। ये नियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों से संबंधित है। अच्छा। और कोई भी अपनी शिकायत सत्ता के समक्ष रख सकता है। 7 से 27। नियम 27 जो आयोग के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया बताता है। हाँ, और आखिर में सरकार ने एक सलाहकार परिषद बनाई है। जब सरकार को कुछ पूछना होता है तो वो सदस्यों को बुलाकर कहती है, अठे आओ। ये तो बढ़िया राजस्थानी अंदाज है। अठे आओ से 28। हाँ, नियम 28 जो राज्य सलाहकार परिषद के गठन के बारे में है। और इस परिषद का काम मतलब शिक्षा के अधिकार को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देना है। और अंत में, जैसा हमने शुरू में कहा था, नियम 29 आता है, जिसमें विविध या प्रकीर्णन बातें हैं, यानी सभी बची खुची शंकाओं का निराकरण। तो अब जब ये सारे 29 नियम इस कहानी से याद हो गए हैं, तो इनके 10 भागों की संरचना को समझना बहुत आसान हो जाता। बिल्कुल। अब हम वो बड़ा चित्र देख सकते हैं। भाग 1 प्रारंभिक है, जिसमें नियम 1 और 2 आते हैं। ठीक है। फिर भाग 2 पूरी तरह से एसएमसी को समर्पित है। नियम 3, 4 और 5 ये दिखाता है कि इस समिति को कितनी अहमियत दी गई है। सही है। और फिर भाग 5 जो सबसे बड़ा है, विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व के बारे में है। हाँ, जिसमें नियम 14 से लेकर 21 तक आते हैं। ये पूरा खंड स्कूलों के मानक और शिक्षकों की भूमिका को परिभाषित करता है। और बाकी के भाग? इसके बाद के भाग पाठ्यक्रम, शिकायत निवारण और सलाहकार निकायों की बात करते हैं। और अंत में भाग 10 प्रकीर्णन के साथ ये नियमावली समाप्त होती है। तो मतलब नियमों को याद करने के बाद ये पूरी संरचना अपने आप ही साफ हो जाती है।